अच्छा, तो भी हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हमने रेसिस्टेंस लगाया था लास्ट क्लास में, रेसिस्टेंस देखा था, कभी हम सीरीज में लगाते थे, कभी हम पैरेलल में लगाते थे। अच्छा, जब सीरीज में लगाते थे मतलब हैंड इन हैंड में लगाते थे, जब हम लोग रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस के हैंड में आता था, तो रेसिस्टेंस जो था वो बढ़ता था घटता था? बढ़ता था। अगर पैरेलल में कंबाइन करते थे रेसिस्टेंस को कम हो जाता था। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बता मेरे को यहाँ से, ठीक है, तेरे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए, क्योंकि वो जब तेजी में जाए। रेसिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा या कम? कम। अच्छा, कम रेसिस्टेंस जो होता है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम वेस्ट करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेगा, कम वेस्ट कर। अच्छा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है धीरे करना, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है उसको धीरे करना। अब इसको ना थोड़ा सा रिलेट करते हैं कार से। क्या रिलेट करते हैं? बताया था ना, गली हाईवे। इसको करते हैं कार से। मान लो हमारी कार है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आपने देखा होगा रात को और कभी कभी बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं कहीं कहीं जगह पे, जहाँ बैरिकेड्स होते हैं वहाँ जाम लग जाता है, ठीक है, तो हमें गुस्सा आता है जब जाम लगता है, तो आता है। अब बात को ध्यान से सुनने वाली बात है, रेसिस्टेंस मतलब कि धीरे करना स्पीड को धीरे करने के लिए ही बैरिकेड्स लगते हैं, ताकि पुलिस वाले देख सके कि भाई साहब कार में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कहीं खा पी तो नहीं रहा, ठीक है, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं स्मगलिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखने के लिए वो स्पीड को धीरे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान ले कि हम लोग एकदम प्योर आदमी, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम शादी से घर जा रहे हैं बिना पिए, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी यहाँ से, ये लगा लेते हो ना, किसी की शादी करके आए ना, उसमें से हम लोगों ने बस कॉफी पी के घर आ रहे हैं, अब रात ज्यादा हो गई है तो बैरिकेड्स मिलते हैं हम लोगों को, राइट। तो ये बैरिकेड्स मिलेंगे, मान लें बैरिकेड्स की वजह से 2 किलोमीटर लॉन्ग जाम में फंस गए हम लोग, एक छोटे से बैरिकेड के लिए 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो क्या मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? वो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। बात मत घुमा, पहले ये बता मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रोकूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गुस्सा आएगा, मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, वो धक्का मारने की कोशिश करेंगे, हमें जाने नहीं दे, क्यों रोक रहा भाई? समझ रहे? ये सब व्यर्थ बातें हैं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। जब रेसिस्टेंस बढ़ता है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इज अ काइंड ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब हमारा जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन कहता है, वो कहता है एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अब वो क्या रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब मेरे पास ये ले, मुझे अपने घर से तेरे घर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी थी, तो तुझे कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यहाँ से कौन सी निकाली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन हुआ क्या, बीच में रेसिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? हीट। और हीट एनर्जी एट लास्ट वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको यूज थोड़ा कर पाऊंगा। हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, इसलिए पाइप को उसमें क्या वायर फार्म हो जाती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हाई होता है, उसकी वजह से वायर आग तो लग जाती है, मेल्ट हो जाती है समटाइम गर्मियों के समय पे, है ना। तो रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है एक्चुअली, मतलब कुछ वो समझने वाली कुछ बात नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें टेम्परेचर हाई होता है, मतलब गर्म होती है ना प्रेस, वो गर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस हमने यूज किया है, एक ऐसा एलॉय यूज किया है जिसका नाम निक्रोम है, which actually increase the resistance. Due to increase in resistance, the temperature is also increased. Is it clear? इसको कार वाले से समझे? तो कार आ रही, लंबी स्टोरी नहीं हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं, समझने के लिए कितनी भी लंबी चलेगी, समझ आनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग कट डजंट मैटर, समझ आनी चाहिए। अगर मैं यही बात छोटी सी बोल दूं और चला जाऊं, तेरे को समझना है तो फायदा नहीं है मेरा, फिर तो मैं लिख के दे देता हूँ। ऑब्वियसली, फिर क्या फायदा? समझ आया रेजिस्टेंस से हीट का क्या लेना देना है। अब मैं तेरे घर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तब ज्यादा अच्छा है, या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब ज्यादा अच्छा है? अगर कम होगा रेजिस्टेंस तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तेरे घर तक पहुंचेगी, ठीक है। अगर मुझे कंडक्टिविटी देखनी होती है किसी भी कंडक्टर की, कि भैया इसकी कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है, तो मैं ऐसा कंडक्टर यूज करता हूं जो हीट कम प्रोड्यूस करे, मतलब जिसका रेजिस्टेंस
कम हो। एक बात तो ये हो गई। और हम अपने घर के अंदर बेस्ट वायर यूज करते हैं, इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली भी, ठीक है। एक इको फ्रेंडली भी हो, हमारे अपने अर्थ को हार्म ना करे और साथ में हमारे जेब को भी हार्म ना करे, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए वो, ठीक है। अब इकोनॉमिक होगी, जो बेस्ट है वो तो सिल्वर है। हम लोग सिल्वर घर पे नहीं लगा सकते, 500 वाली बताइए, सिल्वर बहुत महंगी पड़ जाती है। हम क्या लगवाते हैं, कॉपर। अब कॉपर उतनी महंगी नहीं है, फिर भी महंगी है। फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार ही कड़वा घूट पीना पड़ेगा, पी लेंगे, कॉपर वायरिंग लगवाएंगे, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। ये सुने, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक बार महंगा काम करवा ले, जिंदगी भर कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा नहीं आएगा। तो बेस्ट है ना ये, ठीक है। और एक बार अगर मैंने सस्ती वायर लगवा ली ना, आयरन की वायर ना सस्ती आ गया, और हमने कभी 9 टन में उड़ा था, एवरी मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी आयरन की लगा ले, ठीक है। हर 2 महीने में मुझे सारी वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, बिल आएगा लाखों में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंडक्टर यूज करो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हाई लगेगा, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, हाँ, और हीट ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कॉपर रहती है, ठीक है। सबसे बेस्ट गोल्ड ले लो, उसके बाद सिल्वर ले लो, मतलब सिल्वर इज आल्सो गुड, उसके बाद कॉपर इज गुड। लेकिन जब हम लोग अगर बात करें एल्यूमिनियम की ना, तो एल्यूमिनियम भी लग रखी है आसपास। एल्यूमिनियम, अब तुम लोगों के घर में जो पंखे हैं, जो हम 1000-1200 रुपए का पंखा ले आते हैं मार्केट से, ठीक है, तो उसमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग होती है, वो कॉपर वाइंडिंग नहीं होती। तो अगर महंगा होगा तो मतलब उसमें कॉपर, वो पूछना पड़ता है, क्या पता उसमें खाली उसकी स्ट्रक्चरिंग और उसकी डिजाइनिंग में ही पैसा खर्च किया खाली। इन दोनों को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता होगी। पापा से पूछना कि पापा हमारी फैक्ट्री में कौन से पंखे बनते हैं, कॉपर वाइंडिंग, एल्यूमिनियम, पापा बोलेंगे दोनों। फिर पूछना पापा सेल किसकी ज्यादा होती है, पापा बोलेंगे एल्यूमिनियम की ज्यादा सेल है, कॉपर तो लेता ही नहीं है कोई। लेकिन जो समझदार इंसान होता है ना, वो कहता है कोई बात नहीं, 2000 का है, वो 1200, 2000 का पकड़, कॉपर लेके जाऊंगा घर पे। क्यों, एक ही बार रो लेता हूँ, सारी जिंदगी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉपर का है, कॉपर है, ये मेरे से पुराना पंखा भाई, पहले कॉपर ही बनते थे, मेरे से ही 5-7 साल पुराना हो गया पंखा। पहले भी कॉपर के बनते, पहले खाली कॉपर के ही बनते थे। पंखा आया कहां से यहाँ पे? यार मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है ना, मैं अपना ये इंस्टीट्यूट पहले है, वो था प्राइमरी, तो जो भी है मतलब कहानी मतलब समझ आई। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये वाली बात समझ आई। देख, 2 तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका तो था कि मैं अच्छा कंडक्टर यूज करूं, फर्स्ट इज कंप्लीट। सेकंड वन इज कि मैं उसको किस तरीके से लगाऊं, ठीक है। अच्छा, मैं सीरीज में लगाऊं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना, और अगर पैरेलल लगाऊं तो बताओ, मैं यहाँ पे जो वायरिंग करूं, कॉपर उठा के लाया, तुमने बोला सर कॉपर वायर इज गुड, मैंने बच्चे बोल रहे, समझदार बच्चे लगते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मैंने पैसा वेस्ट करके कॉपर वायर ले आया, मैंने कहा अब लगाओ। तो इसके लिए फिर से पढ़ने की कोशिश जरूरत पड़ी कि सर सीरीज में लगाए या पैरेलल में, तो तुमने बोला सर पैरेलल, सीरीज में तो मत लगा देना, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, तो कैसे लगाऊं, पैरेलल में। एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें पैरेलल का आ गया कि रेजिस्टेंस लो रहेगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज होता है पैरेलल का कि हर पैरेलल के साथ ना, मतलब अगर मैं पैरेलल कनेक्टिविटी करता हूँ पूरे रूम की, तो हर एक अप्लायंसेस के लिए, हर एक अप्लायंस के लिए मेरे पास इंडिविजुअल बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डायग्राम देखा होगा, एक पैरेलल कनेक्टिविटी है, ये पैरेलल कनेक्टिविटी है। हर एक बल्ब के लिए अलग अलग मेरे पास क्या बटन्स लगा सकता हूँ, स्विच लगा सकता हूँ, कीज लगा सकता हूँ, ये एक ही मतलब है। कुछ स्विच जो होते हैं एक ही बटन, वो सीरीज, अभी दिवाली थी, कल दिवाली थी, घर में लड़ी लगाई हुई है, सारे बल्ब कितने बटन से चलते हैं, एक, तो किससे कनेक्टेड होगी, सीरीज। वो सारे बल्ब जो है ना बेटा, एक्सटेंशन बोर्ड की बात नहीं कर रहा, वो सारे बल्ब जो है, एक लड़ी की बात कर रहा हूँ, एक लड़ी में नाना करते 25-30 बल्ब होंगे। नाउ दैट 25 और 30 बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि जैसे मैंने बटन ऑन किया सारे के सारे ऑन हो गए, वो अलग बात है। सीरीज में लगा रेजिस्टेंस तो आई हो जाएगा ना। चलो आगे, और क्योंकि मुझे हर एक बल्ब के लिए अलग अलग बटन नहीं चाहिए, मैंने सीरीज में ही लगाया, कौन इतना दिमाग लगाएगा, 25 बटन कौन लेके आएगा। अच्छा, आप लोगों के घर में फॉल सीलिंग हो रखी है, हो रखी है फॉल सीलिंग, ठीक है।
और हाँ जो भी, मुझे फॉल सीलिंग से कोई लेन देन नहीं था, मुझे एक्चुअली लेने देना था जब एक बटन दबाते हो 3-4 बल्ब एक साथ जलते हैं। हाँ वाइट तो वाले इसका ऊपर मतलब- फिट होते हैं वॉल के अंदर ही। हाँ का मतलब बता, बाकी मुझे सब पता कैसे कौन सी फिटिंग होती है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक बटन से तीनों कनेक्टेड हो तो किससे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में। ठीक है, अभी ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन 1 से 6 क्यों नहीं कनेक्ट होगा? हैं 1 से 3 ही कनेक्ट होगा, 6 नहीं। 6 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते अरे एक हो। बात बताओ, अगर तो पैरेलल लगे हो तो फिर वो खराब नहीं होगी जल्दी? नहीं, हमारी खराब 7 साल 8 साल 7-8 साल में खराब हुआ बल्ब तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बल्ब लिया था बेटा नहीं तुमने, चल रहा है। क्योंकि बल्ब तो 2 साल में खराब हो जाते हैं, कंपनी 1 साल की गारंटी देती है, दूसरे साल बल्ब नहीं जलता। हमारा क्या- समझ ना? तो अगर 7 साल चला ली तो मतलब कि वो वर्ल्ड क्वालिटी था तेरे पास। 7 साल तो बहुत होते हैं। अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, मतलब वो तो मैं फिर कह रहा हूँ यूनिवर्स क्वालिटी थी तेरे पास। 4 फ्यूज हो गया, 2 रहते हैं। कोई बात नहीं। तो जो 4 फ्यूज हुए एक साथ से बटन चलने वाले फ्यूज हुए, 4 एक साथ ही। एक साथ बटन थे ना, एक बटन से तीनों चलते थे, उनमें से कोई एक फ्यूज होगा, इसका मतलब अगर चेक करवाएगा उनमें से कोई एक फ्यूज है, क्योंकि एक कोई फ्यूज हो गया उसकी वजह से वो दोनों चल नहीं पा रहे, उनकी कंडक्टिविटी खराब हो गई है। आई बात समझाऊं, बना के दिखाऊं तेरे को एक बार जो तू कह रहा है। ये देख, मान ले ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। अगर ये बल्ब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए ना आगे, जहाँ गारंटी लगेगी तो आगे वाले दो तो लगेंगे ना, फ्यूज हो गए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी यार देखना कनेक्टिविटी नहीं है, हमने तो एक ही बटन लगाया हुआ ना, हाँ। हमने एक बटन लगाया हुआ 3 बल्ब जलाने के लिए, ठीक है। वरना फॉल सीलिंग के हिसाब से तुम्हारे एक रूम में नाना करते हैं लोग 15-15, 20-20 बल्ब लगवा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। यार देख लियो 3 3 6 3 9 10 11 बल्ब तो होंगे। एक कमरे के अंदर 6 हैं। 6 हैं तो बड़े लगवा रखे होंगे, ठीक है। बड़े नहीं मीडियम है यार। मेरा एक घर है, उसके अंदर हमने एक कमरे में 11 लगवाए हैं, दूसरे कमरे में 22 बल्ब लगवा रखे हैं, ठीक है। अगर मैं मान ले एक रूम के अंदर फिर तो 11 बटन लगवाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। वो स्विच बोर्ड फिर इतना बड़ा दिखेगा, 11 बटन खाली लाइट के हैं, फिर 2 बटन पंखे के, फिर एक एग्जॉस्ट फैन का, फिर एक एसी का, फिर उसके बाद जो झूमर पूमर लगते हैं, मतलब पूरा स्विच बोर्ड तो खाली बटन ही बटन होगा। फिर तो ये स्विच भी नहीं समझ आएगा कि कौन सा किसको बन के। वाला, इसीलिए इसको बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन आता है कहता है इतना क्या है यार, परेशान होंगे लोग। 4 बटन का स्विच बोर्ड लगाया, 1 से कनेक्ट कर दिए, 4 हो गया। 16-17 बटन, मतलब 16-17 बल्ब एक ही से चल रहे हैं, ऐसी कनेक्टिविटी हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक बल्ब भी चलना बंद हो गया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो टूट गया, फिर तो इसको सही कर सकते हैं। ये बल्ब नया वाले सारे चलने शुरू हो जाएंगे। बताओ, हाँ जैसे स्टार्टिंग वाला। अच्छा, सीरीज सर्किट के अंदर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वोल्टेज जो रहती है अलग अलग रहती है, याद है? लिखवाया भी था इन सीरीज कनेक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा वो एवरेज R1 R2 R3 डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर मान ले मैंने अप्लायंसेस घर के सीरीज में लगा दिए, तो मैं यहाँ से 6 वोल्ट दे रहा हूँ, लेकिन जो V1 होगा वो अलग होगा या वो भी 6 होगा? अलग होगा। और V2 और V3 ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने रेजिस्टेंस है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट। रेजिस्टेंस और डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस कितना उसके हिसाब से होता है। तो यही हमारे डोमेस्टिक के अंदर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अगर मैं सीरीज में लगा देता हूँ तो हर किसी को वोल्टेज अलग अलग मिलेगी, और अलग अलग वोल्टेज मिलेगी तो अपने हिसाब से ही काम करेगा ना वो। लेकिन वोल्टेज तो उसको कितनी चाहिए होती है, एक अमाउंट में चाहिए होती है। भैया 220 की है तो 220 से ही वो चलेगी, ठीक है ना। सबको सेम वोल्टेज देने के लिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगला रीड करो। In the series of supply is given. वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्या कहता है, अगर मैं सीरीज में लगा दूं, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका 2 ओम है और इसका 3 होंगे। और अगर ये सीरीज में लगाएं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 which is 6 ओम। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा। अगर इसी को मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस, आई एम यूजिंग द रेजिस्टेंस टू बीट रेजिस्टेंस, आई एम यूजिंग द रेजिस्टेंस टू बीट रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं पैरेलल लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 से तो बहुत ही कम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ 6 आ रही थी और मैं कह रहा हूँ एक रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी वैल्यू। आई एम यूजिंग द रेजिस्टेंस फॉर बीटिंग द रेजिस्टेंस। आई बात समझ?
समझ लो बस, ये वाली बात मैंने स्टार्टिंग में शायद कह दी थी आप लोगों को। अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे करंट भी ज्यादा देना पड़ेगा फिर तो, और करंट वेस्ट भी होगा मेरा। और करंट वेस्ट का मतलब समझता है, बिल ज्यादा आएगा। बिल ज्यादा आएगा। तो यार जो काम मैंने यूज ही नहीं किया उसके लिए मैं बिल क्यों भरूं? इसके लिए थोड़ा साइंस पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला रीड करो। अब इसके अंदर ऐसे ही है, अगर मान लीजिए एक अप्लायंस काम करना बंद कर जाए, अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर जाए तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सर्किट बाकी सारे अप्लायंसेस भी बंद। जय राम जी की। इसके लिए और बाकी सारे भी काम करते लेकिन अगर मैं पैरेलल में लगा दूं इसको, यही कनेक्टिविटी पैरेलल में लगा दूं, तो जो बंद होगा वो बंद होगा, बाकी में तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, बाकी चालू रहेंगे, ठीक है ना। आगे चलो, इन पैरेलल ऊपर देखो। अभी वो कह रहा है कि अगर मान ले यहाँ एक अप्लायंस बंद हुआ, ठीक है, तो ये सब भी बंद हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक अप्लायंस बंद हुआ, मान लिया वाला बंद हो गया, तो होता रहा हमें लेन देन, ये तो चालू रहेगा, जो करंट था ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, तो यहाँ वाला सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये वाला ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर वाला भी ब्रेकडाउन हो गया, नीचे जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, तो सर्किट ब्रेकडाउन होगा क्या? नहीं, ठीक है। अगर मान ले ये वाला हो गया एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक क्या है, मान ले एक की और एक की यहाँ, सबकी की अलग अलग लगा दी, इसको बटन ऑफ करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये ऑफ होगा ना खाली, ये तो चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे की लगाई, ओ नहीं सर ऐसे मत लगाओ ना, ऐसे लगाओ, देखो सब वर्क करेंगे। यहाँ लगाओ एक की, मैंने जैसी एक की बंद करी सब बंद, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा सर्किट का ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे की भी एक लगेगी, और अगर एक ही चीज खराब हुई तो सब गए, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आई। और यहाँ पे इंडिविजुअल की इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए होगी। हम लोग घर में यही तो करते हैं, फ्रिज चलाना है उसका अलग बटन है, टीवी चलाना है उसका अलग बटन है, ये थोड़ा एक ही बटन लगाओ सब चला, वो हम कर सकते हैं खाली, ठीक है। उसके अंदर भी थोड़ा सा पता है ना, वो बटन मेल्ट हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, फिर जा सकती है चीजें खराब हो सकती हैं। आगे चले, नहीं मैं बच्चों को पूरा टाइम दे दूं, पहले हंस लो, ठीक है। जब हंसी बंद हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे पार की। किसकी बात करेंगे आज? पार की, ठीक है। अब पार को समझने के लिए मेरे पास एक बूढ़ा आदमी है रमन, और एक जवान आदमी है राज। अब बूढ़े आदमी और जवान आदमी को मैंने सेम वर्क दिया, ठीक है। बूढ़े आदमी और जवान आदमी को पूरा वर्क दिया सेम, दोनों ने सेम वर्क किया, ठीक है। बस डिफरेंस इतना था कि बूढ़े आदमी रमन ने वो काम करने में 3 घंटे लगाए, और जवान आदमी ने वही सेम काम करने में 1 घंटा लगाया। पार किसकी ज्यादा है? यंग की, ठीक है। अगर मैं नाम ना भी लूं तो आपको पता है ना, यंग पर्सन जो होता है उसकी पार ज्यादा ही रहती है, ठीक है। जो ओल्ड होता है उसके अंदर पार कम रहती है। देख काम दोनों सेम कर रहे हैं, काम दोनों सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पार का क्या डिफरेंस आया? आप कितना टाइम कितने टाइम में करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पार, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी तेरे को ये काम करना आधे घंटे में करना है, और नॉर्मल लोग उस काम को करने में 1 घंटा लगाते हैं, दैट मीन मुझे पता तेरी बॉडी में अंदर पार ज्यादा है, यू कैन डू बेटर देन अदर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हाफ एन आवर में ही ये काम कंप्लीट करना है। इसका मतलब तेरे में पार ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, क्योंकि काम तो सेम है लेकिन टाइम कम दे रहा हूँ, उसका मतलब ज्यादा काम करना है। बेस्ट एग्जांपल ले, तेरे पास एक मर्सिडीज कार है, ठीक है, बढ़िया वाली सबसे टॉप मॉडल ले ले जिसमें 2 लोग बैठेंगे, मैं और मेबैक में 4 लोग बैठते हैं, बड़ी लंबी होती है। मैं रेसिंग वर्जन ले रहा हूँ उसका, मान ले उसके अंदर इंजन है 5000 सीसी का, ठीक है, और मेरे पास कार है नैनो। बंद हो गई। अरे बंद 2018 में हुई थी, मैंने 2015 में खरीदी हुई है। हाँ मेरे पास नैनो है यार, सुन लेना। उसके बाद कौन सी मर्सिडीज 5000 सीसी की गाड़ी है, उसकी नहीं सुन रहा, मेरी कह रहा नैनो आपके पास। तब एक बात बता, काम तो दोनों एक जितना करेंगे। अगर मुझे यहाँ से कर्नाटका जाना है तो नैनो भी जाएगी, और जाएगी कौन? मर्सिडीज तो जाएगी ही जाएगी। तो इसमें फर्क क्या आया सर? काम तो पेट्रोल का बन रहा है, दोनों में एक फर्क आया, पार का। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मर्सिडीज के अंदर पार ज्यादा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी टॉप स्पीड है 300 km/h। और मुझे नहीं पता कि ये वैल्यूज ठीक है या नहीं है, मेरे हिसाब से नैनो का इंजन जो पीछे होता है ना, हाँ
नहीं मैं ये बात ले रहा हूँ काफी लोगों ने हैं? सुना है कि नैनो सर स्पोर्ट्स कार का सब स्पोर्ट्स कार का इंजन पीछे ही होता है। ज्यादातर ठीक है, तभी मैंने कंपैरिजन दिया नैनो का इंजन ही पीछे। चलो इंजन की बात नहीं करते, हम लोग बात करते सीधी सीधी पार की। अब भैया पार ज्यादा होने की वजह से नैनो जो है, और गलत हो गया, पार ज्यादा होने की वजह से जो मर्सिडीज है वो कम समय पे ज्यादा काम कर पा रही है। काम करना मतलब ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर पाती है, उसका पार ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसी बात करें नैनो की, तो नैनो की हाईएस्ट स्पीड है 85 और 90, ठीक है। और उसकी मर्सिडीज की कितनी है 300, मतलब एक घंटे में मर्सिडीज 280 एक घंटे में मर्सिडीज 300 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी और नैनो 85 किलोमीटर, ठीक है। तो खुद समझ आ रही है बंदे के पार ऊपर है, वो भगा रहे हैं नहीं भगा रहे। मैंने वो जितना यार पूरा एक्सेलरेट भी कर देना वो भाई 85 से ऊपर जाएगी नहीं पहले। वही तो बोल रहा हूँ, नहीं बंदे के ऊपर है कि उससे कम भी चला सकते। मेरी बात समझ आ गई? आ गई। ठीक है, मैं टॉप मोस्ट स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करती है पार की। आई बात समझ? ऐसे ही इसके अंदर मेरे ख्याल से 51 bhp की पार होगी शायद नैनो के अंदर, हाँ ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और जो मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ 5000 सीसी की, उसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली 300 या 280 bhp की पार होगी। bhp इज व्हाट द हॉर्स पावर। सर नैनो की एवरेज ठीक कितनी है। होगी आपके हिसाब बी से? क्या होता है? हाँ जी, क्या बी क्या होता है बीएचपी में? हॉर्स पावर तो होता है। हॉर्स पावर? सर नैनो की पावर कितनी होगी, क्योंकि उसमें से भी उससे भी फर्क 51 पड़ता है। हॉर्स पावर बोल करो, और कैसे बोलूं? ज्यादा नहीं है। बहुत है, क्लियर है, ठीक है। गाड़ी कितनी है भाई? ऑल्टो कितनी है? ऑल्टो है, ऑल्टो की ऑल्टो है भाई, कब की 2 साल हो गए बेची हुए उसका टाइम खत्म हो गया, 15 साल हो गए। चलो कोई बात नहीं। अगर एक नॉर्मल सी कार ले लेते, तुम्हारे पास कौन सी है इस समय? तो किया सेल्टोस और क्रेटा। हैं? किया सेल्टोस और क्रेटा। दोनों एक ही सेगमेंट की लेनी थी, ढंग का काम करते थे। फॉर्च्यूनर थी ना, बेच ही दी, फॉर्च्यूनर बहुत बड़ा इंजन, 3000 सीसी का है यार वो। बेच ही दी। मान ले एक नॉर्मल इंसान, आ एक नॉर्मल इंसान छोटी गाड़ी लेता है 1200 सीसी की, उसके अंदर पार होता है 81 bhp का, 80 79 मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है, हाँ। ठीक है। तो ये bhp डिफाइन करता है कि उसके अंदर कितनी पावर ऑलरेडी है। ये bhp इज द हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर मैक्सिमम हम लोग इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। 1 horse power is equal to 746 watt, if I'm not wrong, 7 and something अच्छा, watt। इसके अंदर भी पंखे के अंदर। हाँ, अरे ये बोलते नहीं 20 वाट की है, ये 40 वाट की है, 100 वाट का बल्ब है, 60 वोल्ट का ये है, 5000 वाट का ये है, तो ये सब इसीलिए तो वीडियो बोल रहा बनाना हूँ। भी ये सब अगर हम लोग 5 हॉर्स है तो फिर कितने हॉर्स पावर होते हैं? इसके अंदर हम हॉर्स पावर नहीं कैलकुलेट करते। तू बोलेगा मैं कर दूंगा, ठीक है, तू बोलेगा मैं कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर हम लोग नहीं करते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम वाट या किलोवाट में ही लेते हैं, ज्यादा हो गया तो मेगावाट में ले लेते हैं। मान ले मैंने ट्रेन बनाई, अब ट्रेन भाई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी है, 24 डब्बे है उसके अंदर, ठीक है, 8000 टन, मतलब कि 3 3 6 8 करोड़ 8 80 लाख 6 6 12 6 6 ओवर हो गया भाई, 6 3 3 हजार 3 हो गए ना, 8000 बोला ना मैंने, तो 6 80 लाख हो गए। 80 लाख किलो की ट्रेन को चलाना, नैनो का इंजन दोनों लगा होगा, ठीक है। उसका इंजन ही एक देखा तुमने कभी? उसका इंजन देखा है? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का सर ट्रेन 80 लाख की आती है, 80 लाख किलो की होती है, ठीक है। कितने ट्रेन तो 4-5 पेट हो जाती है। खाली बोल रहा हूँ अभी, खाली उसमें सामान भरेगा, बंदे भरेगा, तो फिर वो तो चली जाएगी सर कम से मेट्रो कम बताना 1 करोड़ के आसपास की, ठीक है। आगे चलें तो बात में इसके अंदर जो इंजन लगेगा वो छोटा मोटा इंजन थोड़ा लगेगा, इसमें इंजन लगेगा बड़ा। हॉर्स पावर नहीं चलती, हॉर्स पावर नहीं चलती, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना वो। जो डीजल वाले होते हैं ना, डीजल वाला छोड़ दे, डीजल वाले की बात करूंगा मैं अभी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मेगावाट, अभी भी ऑल ओवर इंडिया इलेक्ट्रिसिटी को है। पता है मुझे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आज तुम कर रहे हो तुम्हें एक साल पहले करना चाहिए था, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंदर, उसमें भी ये सारी बातें तुम पढ़ के आए हो। हाँ जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई चैप्टर भी था क्या? अभी हम लोग बात कर रहे हैं पावर की। तो पावर का पहले तो डिफाइन, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, कि आपने कितना वर्क किया है कितने टाइम में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन
पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका बेटा फॉर्मूला जो होता है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। W इज वर्क, T इज Time taken. टाइम। बेटा कई बच्चे ना T को ना कैपिटल T लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल t लिखते हैं टाइम को, ठीक है। तो capital T क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, Temperature. सर टेम्परेचर भी मैटर करता है। हाँ Matter. ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी? Watt. वाट। Watt. अच्छा एक बात बताऊं तेरे को, जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये पंखा तो हो गया, छोटी छोटी वाट में चलता है, 60 वॉट 100 वॉट, ठीक है। ये एसी अंकल है, एसी अंकल छोटा सा एसी 1.5 टन का 2 टन का, आपका तो ठीक है। टाइम भैया ये लेता है 5000 वॉट। अब ऐसे मेरे घर के अंदर 10 एसी लगे हो तो 5000 वॉट बोलता अच्छा लगूंगा, तो मैं बोलूंगा 50 किलोवाट। किलो आ जाएगा उसमें। किलो आ जाएगा, किलो मतलब 1000। अच्छा अच्छा लगेगा बोलने में। हाँ, किलो में 1000 वॉट इज इक्वल टू 50 है। 1 किलोवाट। अच्छा 1। अब ऐसे ही कि भैया मेरे घर के अंदर छोड़, सीधा बात करते हैं मेरे मोहल्ले में कितनी इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, ठीक है, तो वो चलता है मेगावाट। तो अगर सर तो उसमें होगा 10 किलो। सर किलो हजार। कैपिटल होगा 1000 किलो। सर 1000 किलो। कैपिटल इसमें ये है स्मॉल है, इसमें स्मॉल है। भाई चुप हो जा। इसमें किलो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ मेगावाट की, तो 1 मेगावाट इज 10 लाख। 1 मिलियन